गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर के अंदर पैराबोला के बारे में डिस्कशन कर लिया था और आप सभी को मैंने ये बात बताई थी कि स्ट्रेट लाइन और पैराबोला हमारे फिजिक्स के अंदर वन डायमेंशनल मोशन में काफी बार आते हैं ग्राफ के तौर पर, और हमें उनको पहचानना आना चाहिए कि उनकी जनरल इक्वेशन किस प्रकार से होती है, किस टाइप की होती है, ताकि हमें पता चले कि पैराबोला है या स्ट्रेट लाइन है। तो अब कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट्स और बचे हैं जो कि कॉनिक सेक्शन के ही पार्ट हैं और हमें पता होने जरूरी है उनके बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। वो अगर पता है तो हम कंप्लीटली कह सकते हैं कि फिजिक्स के तौर पे जितनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें पता होनी चाहिए वो सारी हमें पता चल जाएगी। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है पैराबोला के बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, वो अपना आता है सर्किल। क्या आता है? सर्किल। अब सर्किल होता क्या है और इसको किस तरीके से समझा जाए, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। अगर अपन बात करें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, अगर सर्किल की जनरल इक्वेशन की बात की जाए तो सर्किल की जनरल इक्वेशन होती है, वो होती है x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान दें, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर फॉर्म दिखे तो उसका मतलब होता है कि किसकी इक्वेशन है? सर्किल की इक्वेशन है। और अगर मैं बात करूं किसकी, यहां पर स्टैंडर्ड सर्किल की, किसकी? स्टैंडर्ड सर्किल। अगर स्टैंडर्ड सर्किल की बात की जाए तो स्टैंडर्ड सर्किल का मतलब होता है कि x1 और y1 की जगह आप 0 पुट कर दो। पहली बात ये x1 और y1 है क्या, यहां बोलेंगे वेयर x1 कोमा y1 is सेंटर ऑफ द सर्किल। सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है? वो है x1 कोमा y1 है। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड सर्किल की तो स्टैंडर्ड सर्किल का मतलब है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 0,0 हो जाएंगे। अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 है तो इस इक्वेशन में x1 की जगह 0 पुट कर दो और y1 की जगह 0 पुट कर दो, क्या मिलेगा? मिलेगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये अपने पास एक इक्वेशन हो गई, वो किसकी हो गई? सर्किल की इक्वेशन हो गई। और ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर कहां होता है? 0,0 पर होता है। अब जरा बनाते हैं सर्किल को, तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दिस इज प्लस x एक्सिस, दिस इज प्लस y एक्सिस, दिस इज माइनस y एक्सिस एंड दिस इज माइनस x एक्सिस। आप सभी को पता होना चाहिए सर्किल के अंदर ये जो आपको दिख रहा है x1 y1 ये तो सेंटर के कोऑर्डिनेट है, और ये जो r दिख रहा है इस r को क्या बोलते हैं? रेडियस। एंड r इज रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल की रेडियस क्या है? r है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है ना? कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दें, ये रेडियस किसे बोलते हैं आप सभी लोग मेरे हिसाब से जानते होंगे। कैसे? सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक के डिस्टेंस को रेडियस कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या है? ओरिजिन। और आप सभी को पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। हम 0,0 मानकर चलते हैं। अब मान लेते हैं कि यहां तक लेकर, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है हम उसको r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? r। ठीक है, तो यहां से अगेन सेम ऊपर की तरफ r डिस्टेंस पे चलो, इधर भी r डिस्टेंस पर चलो और इधर भी नीचे r डिस्टेंस पर चलो। आई बात समझ में? अब अगर अपन r डिस्टेंस को देखें और इन सभी को मिलाएं, अगर इन सभी पॉइंट्स को अपन मैच कर दें तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर बनेगी और वो स्ट्रक्चर क्या होगी? वो होगी सर्किल। दैट मीन सर्किल क्या है? सर्किल एक फिक्स पॉइंट से एक मूविंग पॉइंट का लोकस है जो कि हमेशा इससे इक्वी डिस्टेंस पे बना रहता है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है, अगर मैं बात करूं एक यहां पॉइंट है वो इस पाथ पर चल रहा है, तो ऐसे पाथ पर चल रहा है कि वो अगर यहां पहुंचता है तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो इस वाली डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। अगर वो यहां आ रहा है तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो इस वाली डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, हमेशा इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा तो वो सर्किल
का पाथ लेगा। आई बात समझ में? तो ये सर्किल के बारे में आपको पता चला कि ये सर्किल जो है उसका सेंटर क्या है 0,0 है और रेडियस क्या है r है। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, कोई जरूरी नहीं है सेंटर 0,0 ही हो, सेंटर आपका सर्किल का कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर नीचे। जैसे मान लो मैं बोलूं 1,0 सेंटर है, तो 1,0 पॉइंट कहां है, वो होता है अपना एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे इधर की तरफ ये खिसक जाएगा। आई बात समझ में? अगर -1,0 है तो वो इधर खिसक जाएगा, अगर 0,1 है तो ऊपर आ जाएगा, और 0,-1 है तो नीचे आ जाएगा सेंटर। क्लियर है ये बात? क्लियर है? चले आगे। तो ये सर्किल का आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है। नंबर 2 अपन को याद रखना है सरकमफेरेंस। क्या? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। सर्किल की सरकमफेरेंस क्या होती है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, इफ रेडियस ऑफ सर्किल इज r देन 2πr इज सरकमफेरेंस ऑफ दैट सर्किल। उस सर्किल की जो सरकमफेरेंस होगी, मतलब कि लेंथ इसकी पूरी। जैसे मैं कहूं कि अगर एक अपने पास स्ट्रेट वायर है, तो उस वायर को आप घुमा करके अगर दो, उसको सर्किल बना दो, तो उस वायर की जो लेंथ है ना, वही क्या बनेगी, उस सर्किल की सरकमफेरेंस। और उस वायर की लेंथ क्या होती है, वो होती है 2πr। आई बात समझ में? ये आप पढ़ सकते हैं किससे? लेंथ ऑफ आर्क से। आपको पता होगा जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो उसमें आपको बताया था ये बात, ठीक है, कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू r इंटू थीटा। और आपको पता है एक सर्किल जब कंप्लीट होता है तो कितना एंगल बनाता है, 2π रेडियन बनाता है। तो 2π मल्टीप्लाई बाई r कर देंगे तो अपने पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी, वही सर्कुलर आर्क होगा, तो उसकी लेंथ हो गई कितनी, 2πr। उसी को सरकमफेरेंस बोलते हैं। आई बात समझ में? चलो, और लास्ट एक बात और ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है, वो इधर लिख रहा हूं, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल आप सभी लोगों को पता होगा वो कितना होता है, πr² होता है। क्या होता है भैया? πr² होता है। आई बात समझ में? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 2πr होती है। कितनी होती है? 2πr। तो क्या ये आपको समझ में आ गया कि ये सर्किल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। चले आगे, ये नोट डाउन कर लेना आप। अब इसके बाद में एक एग्जांपल से आपको मैं बता देता हूं कि कैसे पहचाने कि वो सर्किल है या नहीं है। क्लियर? अब जरा आप ध्यान दें, अगर ऐसा लिखा हुआ है, मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन इस तरीके से है, x² - 2x + 1 + y² + 2y + 1 = 4 दे रखा है। तो आपसे पूछा जाए, बताओ ये इक्वेशन किसकी है, सर्किल की है या नहीं? तो आप जरा ध्यान दें, इसे गौर से देखें। स्टैंडर्ड सर्किल के बारे में तो हमें पता है कि सर x² + y² = r² फॉर्म दिखनी चाहिए। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन इसको आप बना सकते हो। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इन तीनों को एक साथ लूं और इन तीनों को एक साथ लूं, तो ये देखो मेरे को x - 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। दिख रहा है क्या? देखो x - 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 1 - 2x। तो x² + 1 - 2x। सिमिलरली मुझे ये y + 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और ये क्या दिख रहा है, ये सर 2 का स्क्वायर दिख रहा है। तो अब जरा कंपेयर करो इसे, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² से कंपेयर कर दो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे सर्किल की। तो जरा ध्यान दें, यहां पर x1 की जगह आपको क्या दिख रहा है, 1, क्योंकि माइनस की जगह माइनस है, तो यहां x1 की जगह क्या है, 1। तो x1 इक्वल टू आ गया 1। y1 की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, सर यहां माइनस की जगह प्लस है, तो पहले इसको चेंज करेंगे। तो चेंज क्या करेंगे, मैं काम करता हूं, इस प्लस की जगह लगाता हूं माइनस और इधर लिख देता हूं -1। तो माइनस माइनस फिर से प्लस ही होगा, फिर से प्लस ही होगा ना। तो ये क्या हो गया, अब y1 की जगह काम क्या कर रहा है, -1। तो y1 इज इक्वल टू -1। तो आप जरा ध्यान से देखें, हमने बताया था कि x1, y1 क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर होते हैं। तो यहां पर कोऑर्डिनेट क्या है, 1, -1। तो जो सर्किल बनेगा उस सर्किल का सेंटर कहां पर होगा, 1, -1 पर होगा। आई बात समझ में? रेडियस कितनी होगी, इसको कंपेयर करो, तो ये r का स्क्वायर, r की जगह पे 2 दिख रहा है, 2 का स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज 2। आई क्या बात समझ में? तो ये क्लियर हो रहा है, ये बात अपन को पता होनी जरूरी है। और एक छोटी सी बात और आपको सर्किल के बारे में पता होनी चाहिए कि रेडियस और सर्किल पे खींची गई टेंजेंट, मतलब अगर किसी सर्किल पे कोई टेंजेंट बनाते हैं और उस टेंजेंट के टचिंग पॉइंट जो होता है सर्किल पे, जैसे मैं अभी बता देता हूं आपको बना के, कि मान लो हमारे पास एक कोई सर्किल है, सर्किल के इस पॉइंट में अगर एक टेंजेंट बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होती है जो केवल टच करके जाए, इंटरसेक्ट करके ना जाए। क्लियर? और यहां पर मान लो सर्किल का सेंटर है, ठीक है,
तो जो सर्किल की रेडियस होती है और टेंजेंट होती है वो दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री होती है। जैसे मान लो अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचना चाहूं तो मैं टेंजेंट कुछ इस तरीके से खींचूंगा, ठीक है। और रेडियस क्या होती है आपको पता ही है, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। तो ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगी, ठीक है। अब ये रेडियस है तो ये दोनों के बीच का एंगल हमेशा कितना रहेगा, 90 रहेगा। तो ये भी अपने सर्कुलर मोशन में काम आएगा, तो इसका भी आपको दिमाग में ध्यान रखना है। आई बात समझ में, ये फिट रखनी है दिमाग में बात, क्लियर। चलो, तो सर्किल के बारे में जितनी हमें बातें पता होनी चाहिए थी वो हमें पता चल गई है। इतना ही हमें फिजिक्स में जानना है, बाकी आप मैथ में काफी ब्रॉडली इसको पढ़ लोगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं सर्किल के बाद में, और वो है अपना एलिप्स। क्या है एलिप्स, जरा ध्यान दे। अभी बात की जा रही है किसकी, एलिप्स की बात की जा रही है। अब सर एलिप्स क्या होता है, ये भी कॉनिक सेक्शन का ही पार्ट है, लेकिन इसकी कुछ जनरल इक्वेशन अलग होती है। तो जरा ध्यान दें, अब बात करेंगे किसकी, जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या होती है, तो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन होती है। वो क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। पर इसमें केस बनते हैं भैया, कितने, दो केस बनते हैं, केस 1 एंड केस 2। अब वो केस 1 क्या है, केस 1 बनता है इफ ए ग्रेटर देन बी, और केस 2 बनता है, वो बनता है इफ बी ग्रेटर देन ए। ये दो केस बनते हैं क्योंकि एलिप्स भी दो टाइप के बनते हैं। आई बात समझ में, तो जरा ध्यान दें वो कैसे आएंगे। ये तो आपके पास क्या होगी, जनरल इक्वेशन हो गई किसी भी एलिप्स की, लेकिन ये याद रहे मैं जो इक्वेशन बता रहा हूं वो स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी आपको बता रहा हूं। कौन सी इक्वेशन, स्टैंडर्ड। और अगर बात करें कि सेंटर कोऑर्डिनेट अलग हो इसका, तो यहां पर क्या होता है, ये जो इक्वेशन होती है एक्चुअली ऐसे होती है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में, ये होती है एक्चुअल इक्वेशन। लेकिन अपन स्टैंडर्ड मान के चले तो यहां पर x1 और y1 की जगह क्या रख देते हैं, 0, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड ही ज्यादा काम में आती है। क्लियर, आई बात समझ में। अब आगे चले तो सबसे पहले इसका मतलब समझे कि व्हाट इज ए व्हाट इज बी। तो जरा ध्यान दें, x के नीचे जो लिखा हुआ है वो a का स्क्वायर है, दैट मीन्स a का स्क्वायर है। तो यहां पर इस a का मीनिंग क्या है, इस a का मीनिंग होता है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अब कई बार ये कोई जरूरी नहीं है कि सेमी मेजर एक्सिस ही हो, ये माइनर एक्सिस की भी लेंथ हो सकती है। ये अभी तो सबसे पहले यही नहीं पता सर व्हाट इज सेमी मेजर एक्सिस एंड व्हाट इज माइनर एक्सिस। तो उसके लिए अपन एक क्या करते हैं, इलिप्स बनाते हैं पहले। तो जरा ध्यान दें, इलिप्स की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, कोई दिक्कत किसी की। इलिप्स की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, मतलब कि एग शेप होता है, अंडाकार दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा आपको इलिप्स दिखाई देगा, मतलब थोड़ा सा मान लो सर्किल को दबा दिया आपने तो आगे से फैल गया, इधर से फैल गया, इधर से दब गया। क्लियर, तो जरा ध्यान दे, अगर मैं इलिप्स की बात करूं तो आपको दिख रहा होगा ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये थोड़ा सा आपको साइज में ऊपर नीचे दिख रहा है कि ये वाली ज्यादा है, ये वाली ज्यादा है, ये वाली कम है, ये बराबर होती है, ध्यान रखना, ठीक है, ये बराबर है। तो ये वाली जो लाइन दिख रही है और एक ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है, ये वाली, ठीक है। अब इन दोनों में से एक्चुअल में बड़ी कौन सी है, तो आप बोलोगे सर बड़ी ये वाली है, ब्लू वाली। इसका मतलब याद रखना, इसको तो बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। और ये जो दिख रही है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, वो क्या है कि ये वो पॉइंट हो गया जहां पर अपन बात कर रहे थे कि x1, y1 आ गया, या फिर 0,0 अपन सेंटर मान के चल रहे हैं। क्लियर। अब जरा याद ध्यान रखें कि हमें एक बात पता होनी चाहिए कि इस एक्सिस की लेंथ और इस एक्सिस की लेंथ कितनी होती है। तो ये जो x के नीचे दिख रहा है ना, a, आई बात समझ में, ये डिपेंड करता है कि ये इधर है या इधर है, ठीक है। और वो कैसे पता लगाएंगे, जरा ध्यान दें।
अगर मैं बोलूं a ग्रेटर देन b, तो a ग्रेटर देन b का मतलब है x के नीचे लिखा हुआ जो नंबर है वो y के नीचे लिखे हुए नंबर के क्या है, नंबर से क्या है, ज्यादा है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो इलिप्स बनेगा इस तरीके का, मतलब कि एक्स एक्सिस जो होगी वो इसके लिए क्या बन जाएगी, मेजर एक्सिस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मेजर एक्सिस। और वाई एक्सिस इसके लिए क्या बन जाएगी, माइनर एक्सिस बन जाएगी। और अगर मैं बात करूं क्या b ग्रेटर देन a, मतलब वाई स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ जो नंबर है वो एक्स स्क्वायर के नीचे लिखे हुए नंबर से अगर ज्यादा है, तो उस केस में ये जो इलिप्स है वो क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं वो इलिप्स क्या हो जाएगा, इसको जस्ट आप इसको खड़ा कर दीजिए, तो अगर खड़ा कर देंगे तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये वाली चीज तो बड़ी हो जाएगी और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, छोटी। दैट मीन्स ये जो है वो तो बन जाएगी आपके लिए माइनर एक्सिस, और ये वाली जो चीज है वो आपके लिए क्या बन जाएगी, मेजर एक्सिस बन जाएगी। तो ये वाला इलिप्स कब बनता है, ये वाला इलिप्स बनता है जब b ग्रेटर देन a हो, और ये वाला इलिप्स कब बनता है, जब a ग्रेटर देन b हो। आई बात समझ में। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं कह दूं, मान लो एग्जांपल अपने पास है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। हमेशा याद रहे इक्वल टू 1 ही रखना है, ठीक है। अब ये दे रखा है तो आप मुझे जल्दी से बताओ, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जरा ध्यान दो, यहां पर a की जगह पे 3 है और b की जगह पे 4 है, तो बताओ b ग्रेटर देन a है कि नहीं, क्योंकि 4 ग्रेटर देन 3 होता है। तो b ग्रेटर देन a है, तो इसका मतलब ये बात ध्यान रहे कि यहां पर ये जो इलिप्स बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, वो इस तरीके का बनेगा। आई बात समझ में। आप ये भी पता लगा सकते हो कि ये लेंथ कितनी है और ये लेंथ कितनी है, दोनों बराबर होती है, ठीक है। और कितनी होती है, अगर ये बात a की चल रही है तो यहां से लेकर ये b होती है और ये भी b होती है, ये a होती है तो ये भी a होती है। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। तो मतलब अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस a होती है और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होती है, मतलब डबल होती है उसकी। आगे बात समझ में। तो यहां से यहां पर ये बात करें कि ये है a, तो ये वाली भी क्या होगी a, ठीक है। इधर वाली ये क्या है b, तो ये वाली भी क्या होगी b होगी। आई बात समझ में। तो a और b आपको समझ में आ गया क्या है, क्लियर। तो यहां पर अगर मान लो ऐसा एग्जांपल लेते हैं, यहां 16 होता, यहां 9 होता, तो इसका इलिप्स कैसा बनता, वो इस तरीके का बनता, ठीक है। तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है इसमें, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि इलिप्स का मतलब क्या है, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पर ही क्या करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको इलिप्टिकल पाथ कभी कभी कंफ्यूज कर दे फिजिक्स में, तो आपको ध्यान रखना है इलिप्टिकल का मतलब कुछ इस तरीके का पाथ। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी की। ए और बी के बारे में पता चल गया। ए क्या है, ए है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड बी क्या है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। और ये ऊपर नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग टू ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए। आई बात समझ में। चले आगे। तो अपने पास इलिप्स के बारे में इतनी ही जानकारी रखनी है, और उससे ज्यादा अगर जानकारी आपको चाहिए होगी तो वह आप इसको मैथ्स में कॉनिक सेक्शन के पार्ट में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर, आगे बात समझ में। अब आगे चलते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका वो है अपना लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और लास्ट टॉपिक इसलिए क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ज्यादा नहीं पढ़ना है, अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो हम मैथ ही पढ़ने लगे ना फिर तो पूरी, तो इसलिए हमें बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में ही जानना है। तो अपन बात करेंगे क्या, इलिप्स के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हाइपरबोला। क्या आता है, हाइपरबोला। तो जरा देखिए, अब बात करेंगे अपन किसकी, हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। आप क्या करें, वही जनरल इक्वेशन जो इलिप्स की आपने लिखी थी ना, वैसी की वैसी ही इक्वेशन लिखनी है, जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन क्या है, बहुत ही आसान है समझना, इजी है भैया। कैसे, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस बीच में जो साइन माइनस प्लस का आ रहा था उसको आप चेंज करके क्या कर दो, माइनस का कर दो। तो आप जैसे इसको माइनस का कर दोगे तो ये इक्वेशन किसकी बन जाएगी, हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाएगी। और अगर हाइपरबोला की बात करें तो हाइपरबोला भी हमारे पास दो टाइप के बनेंगे। आई बात समझ में। तो जरा ध्यान दे, पहला ये बन गया, दूसरा अगर मैं क्या करूं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें अगर मैं इस माइनस को यहां ले आऊं तो दिस इज
फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपरबोला, सेकेंड इज माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स अगर इस तरीके का हाइपरबोला दिखाई दे, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो अगर ये दिखे तो ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ हाइपरबोला हो गया। ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड टाइप ऑफ हाइपरबोला। ये तो फर्स्ट टाइप हो गया, ये क्या हो गया? सेकंड टाइप ऑफ हाइपरबोला हो गया। तो दो इक्वेशन हाइपरबोला की आपको मिल गई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। आई बात समझ में? अब इनको देख लेते हैं कि एक्चुअल में दिखाई कैसे देते हैं, हाइपरबोला कैसा होता है। जैसे हमने सर्किल को देखा, एलिप्स को देखा, पैराबोला को देखा, वैसे ही अपन देखते हैं हाइपरबोला कैसे दिखाई देता है। तो जरा ध्यान दें, अगर मैं यहां पर, याद रखना मैं अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बना रहा हूं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैं अभी इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बोल रहा हूं। जरा ध्यान दें, एक तो आपको इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। ये जो आपको हाइपरबोला दिख रहा है ये क्या है? ये है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाला हाइपरबोला, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें ध्यान रहे, इस वाली लाइन को जो यहां से जा रही है, ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये जा रही है, इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल एक्सिस। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल एक्सिस। क्लियर? और इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? इस वाली लाइन को बोलते हैं, वो बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस, आई बात समझ में? कॉन्जुगेट एक्सिस, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल एक्सिस। अब जरा ध्यान दे, यहां पर एक और फिनोमिना आता है जो कि एसिम्पटोट होता है। अब वो एसिम्पटोट्स अपने कोई काम का नहीं है, वो अपने किसके, मैथ में आप समझ लोगे, क्योंकि फिजिक्स में कभी काम आने वाला है नहीं, इसलिए ठीक है, वो आपके इस तरीके से जाती है। आई बात समझ में? अब अपन ध्यान दें तो ये जो चीज है वो है हाइपरबोला। अब अगर मैं इस हाइपरबोला को ऐसे कर देता हूं तो ये थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा? टिपिकल हो जाएगा। कैसे? अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाऊंगा तो इसका ग्राफ कुछ अलग दिखेगा आपको, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लें कि ये हाइपरबोला किसका है? ये हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का, ठीक है। और ये दोनों एक्सिस क्या है? ट्रांसवर्सल एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। अब दूसरा हाइपरबोला बनाते हैं जो दूसरे टाइप का दिखता है। ये पॉजिटिव दो दिख रहे हैं ना आपको, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस दोनों के लिए, ठीक है। अब अगला टाइप क्या था हमारा? यहां पर माइनस है लेकिन यहां पर -1 हो जाए, यहां पर क्या हो जाए? -1। तो उस टाइप का हाइपरबोला जो होता है वो कुछ इस प्रकार बनता है। वो कैसे बनता है? वो ऐसे बनता है। आई बात समझ? वो कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक है। अब ये जो हाइपरबोला दिख रहा है उसमें ये वाली एक्सिस तो बन जाएगी ट्रांसवर्सल, ये तो बन जाएगी ट्रांसवर्सल, और ये वाली जो बन जाएगी वो बन जाएगी कॉन्जुगेट। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये जो एक्सिस है, ठीक है, ट्रांसवर्सल ये वाली और कॉन्जुगेट ये वाली, और ये वाला जो हाइपरबोला है वो इस इक्वेशन का ग्राफ है। आई बात समझ में? ये बात दिमाग में फिट करना। लेकिन ये तो था बेसिक नॉलेज। अब अपन को जो यूज में आएगा ज्यादा, जैसे हमें ग्राफ में देखने को मिलेगा हमारी फिजिक्स के अंदर, वो हमें पता होना जरूरी है, और उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब जरा ध्यान दे, अगर मैं बात करूं किसकी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है वो किस तरीके से पहचानेंगे? तो आपको एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, एक छोटी सी इक्वेशन याद रखो, x मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। x मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर ये आपको कहीं दिख रहा है ऐसा, लेकिन अगर ये ऐसा दिख तो रहा है, लेकिन इसमें ये जो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है ना, इसमें कुछ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है? कि ये कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और इन पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से हाइपरबोला भी चेंज हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो इसका मतलब अगर एक्स वाई इक्वल टू सी फॉर्म दिखे, ठीक है, अब ये फॉर्म दिखे तो हाइपरबोला कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अब मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये बनाकर दिखाऊंगा कि हाइपरबोला कैसे बनता होगा, आपको दिखाई देगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जरा देखिए, सबसे पहली बात करते हैं, अगर बात करें, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर मान लो मैं बोलूं कि सबसे पहला केस लेता हूं एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अब यहां पर ये जो सी है वो क्या है? वेयर सी इज पॉजिटिव।
अगर C पॉजिटिव है, पहला केस ही है हमारे पास, तो पॉजिटिव है, तो बताओ मुझे कि अगर किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो तीसरा नंबर निकल कर आए वो नंबर पॉजिटिव कब आ सकता है? तो आप बोलोगे सर अगर ये दोनों नंबर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। या फिर सर ये दोनों नंबर नेगेटिव हो तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव भी सर पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब हमें यही ध्यान रखना है कि दोनों पॉजिटिव कहां है और दोनों नेगेटिव कहां है, उस साइड में हाइपरबोला बनेगा। तो जरा ध्यान दे, यहां पर आप जरा ध्यान दे, मुझे बताइए इस एक्सिस पर सारे के सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, इस एक्सिस पर सारे के सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब पहला केस तो बन गया कि दोनों पॉजिटिव हो, तो दोनों पॉजिटिव हो तो हाइपरबोला बनेगा इस तरीके से। किस तरीके से? इस तरीके से। क्लियर? और अगर बात करें या दोनों नेगेटिव हो तो नेगेटिव सर इधर नेगेटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, पता होगा सभी को। यहां प्लस में लिखी जाती है वैल्यूज और इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव लिखी जाती है, तो ये वाला हाइपरबोला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आई बात समझ में? ये दो हाइपरबोला बन गए। अब ये हाइपरबोला जो मैंने बनाया था वो वैसा ही हाइपरबोला है, बस ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर बना हुआ है। तो अगर मैं बोलूं कि सर बताओ यहां पर ट्रांसवर्सल एक्सिस कौन सी है और कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी है, तो जरा ध्यान दे, ये जो एक्सिस जाएगी वो तो है आपकी ट्रांसवर्सल एक्सिस और ये जो एक्सिस जा रही है ये आपकी कौन सी हो जाएगी? कॉन्जुगेट। ये तो हो गई कॉन्जुगेट और ये हो जाएगी आपकी ट्रांसवर्सल। आई बात समझ में? ये हो गई ट्रांसवर्सल। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? क्लियर? तो ये हाइपरबोला आपको काफी देखने को मिल सकता है अपनी फिजिक्स के अंदर। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलूं कि हमारे फिजिक्स के अंदर वन डायमेंशनल मोशन में एक चीज आ गई और वो क्या आई कि बताओ वेलोसिटी है ना वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा आ गया। वेलोसिटी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी आपको इस तरीके की फॉर्म मिले तो आप खुद सोचो इस तरीके की फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो v इक्वल टू के बाई टी भी तो मैं इसको लिख सकता हूं, तो इसको इधर ले आओ तो v इंटू टी इक्वल टू के बन गया। अब जरा देखो हमें ग्राफ बनाना है v और t के बीच में, तो कोई ना कोई तो इसमें x एक्सिस पे होगा और कोई ना कोई इसमें y एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो मान लेता हूं कि यहां पर ये तो है अपने पास y एक्सिस पे और ये अपने पास x एक्सिस पे। तो देखो बना क्या, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही तो बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो अगर आपको इस तरीके की फॉर्म दिखे तो हमेशा दिमाग में फिट रखो कि क्या बनेगा? हाइपरबोला। दैट मींस अगर कहें x प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y या y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x फॉर्म दिखे तो इसका मतलब है हमें हाइपरबोला बना देना है। अब जैसे इस केस में क्या है? टाइम, तो टाइम क्या होता है? टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हाइपरबोला हमेशा इधर वाला बन जाएगा, ये वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें आपको पता है टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कैसे? अगर मैं यहां पर टाइम ले लूं, यहां पर वेलोसिटी ले लूं, तो वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके का ही बनेगा, इधर वाला नहीं बनेगा। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, लेकिन अभी तो अपन को ग्राफ के बारे में बेसिक जानकारी ही रखनी है। कोई दिक्कत? चले आगे। अब देखो जरा, क्या ये पहला ग्राफ समझ में आया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का? वो क्या है? अगर एक्स वाई इक्वल टू सी हो, अगर एक्स वाई इक्वल टू सी हो और सी कैसा हो? पॉजिटिव हो, तो इस तरीके के हाइपरबोला बनते हैं। दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में हाइपरबोला बनता है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर? अब दूसरा केस लेते हैं भैया। दूसरा केस क्या है? बहुत ही सिंपल सा है दूसरा केस भी, और वो क्या है जरा देखें। मैं यहां इसको मिटा देता हूं, ठीक है, और दूसरा केस अपन इधर बना लेते हैं। दूसरा केस हमारे पास बनता है इफ एक्स वाई इक्वल टू सी एंड वेयर सी इज नेगेटिव, सी इज नेगेटिव। अगर एक्स वाई इक्वल टू सी है बट सी कैसा है? नेगेटिव है, तो उस केस में जो हाइपरबोला बनेगा वो कैसा बनेगा? जस्ट ध्यान रखें वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। कैसे चला गया? उसके लिए आप बेसिक मैथ लगाएं। बताओ आपको सी कैसा चाहिए? नेगेटिव चाहिए सर। अगर हमें ये नेगेटिव चाहिए, सी अगर हमें नेगेटिव चाहिए तो एक साइन पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा साइन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ही क्या बनाएगा? नेगेटिव बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब आप मुझे बताओ, अगर मैं क्वाड्रेंट बनाता हूं तो आप जल्दी से बताओ ये क्या होता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। अब मुझे बताओ इस पर तो सारे पॉजिटिव, इस पर भी सारे पॉजिटिव,
इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव। अपन को चाहिए एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो बताओ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में मिलता है? ये वाला क्वाड्रेंट। एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में मिलता है। सर कैसे? क्योंकि ये तो पॉजिटिव रहता है सेकंड में, इधर वाला नेगेटिव रहता है। इधर देखो दूसरा बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में देखो ये तो पॉजिटिव रहता है और ये नेगेटिव रहता है, तो जो हाइपरबोला बनेगा वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। और वो कैसा बनेगा जरा देखो, जो हाइपरबोला बनेगा वो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। आई बात समझ में? वो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। आई बात समझ में? अब आप देखो ये हाइपरबोला और ये हाइपरबोला अलग अलग है, तो केस का ध्यान रखना है कि अगर C पॉजिटिव है तो ये बनेंगे फर्स्ट और थर्ड में, और अगर C नेगेटिव है, कांस्टेंट वैल्यू जो नेगेटिव है वो क्या है, तो उस केस में ये ऐसा बन जाएगा। अब इसके लिए अगर ट्रांसवर्सल एक्सिस बनानी हो तो ये बन जाएगी, और इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस ये बन जाएगी। तो कॉन्जुगेट तो ये हो गई भैया, ट्रांसवर्सल ये हो गई कि नहीं होगी? क्लियर है बात? तो ये अपने को पता होना जरूरी है। तो हाइपरबोला के बारे में भी आपको पता चल गया कि अगर इस तरीके की ग्राफ दिखते हैं तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ग्राफ है, और यही अपने बहुत काम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह के अंदर। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखें आप सभी लोगों को। आज मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सर्किल के बारे में बता दिया, एलिप्स के बारे में बता दिया, और हाइपरबोला के बारे में बता दिया है। ये तीनों टॉपिक की अपन को नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए थी, जितनी पता होनी चाहिए थी वो चीजें मैंने आपको बता दी है, और ये फिजिक्स के अंदर इतनी ही अपने काम में आने वाली हैं। आई बात समझ में? तो अपन अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आज कंप्लीट कर चुके हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिकल टूल में इतनी ही अपन को पढ़नी है, और अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स अपन स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुरू से लेकर एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जितने भी लेक्चर हैं वो अच्छे से देखकर समझ लीजिए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पक्का कर लीजिए ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।